कैसे प्यारे बच्चों, आज हम जो कक्षा 12th है उसका जो मैथ का पेपर हुआ था हमारा 2024 का एनुअल एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के ऑप्शनल क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे और आपको उसका सलूशन देने का काम करेंगे। इसकी पहले पेज पर इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट जो पेज आता है उसके अंदर भी ये बताया जाता है कि किसके अंदर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कौन कौन से आपके किस किस प्रश्न संख्या पर दिए हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों पर हम सबसे पहले ऑप्शनल जो भाग आता है इसका सेक्शन ए, उस सेक्शन ए को हल करेंगे। इस सेक्शन ए को हल करेंगे। इस सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं। पहले ये 16 आते थे, परंतु 2024 से 20 आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से केस स्टडी भी इसमें जोड़ दिया गया है। अब कुछ 2 क्वेश्चन इसमें केस स्टडी के मिलेंगे और बाकी आपके पास आपके मैथ से संबंधित है वो भी, और बाकी कुछ ऑप्शनल भी मिलेंगे, कुछ को हल करके भी आपको लिखना होगा। अब चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द फंक्शन जो f दे रखा है n to n बी डिफाइंड बाई, किस तरह से दिखा रखा है वो कि जो f x की जगह n दे रखा है n 2n+3 है, ये दे रखा है। पहला कहता है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव को हम ऑन्टो फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव को 1 कहते हैं, और बाइजेक्टिव में क्या आता है 1 ऑन्टो दोनों होते हैं, तब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब हमारे पास सरजेक्टिव यानी कि जब ऑन्टो फंक्शन की बात आती है, ऑन्टो फंक्शन के लिए हम मैपिंग करते हैं तो हमारे पास ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसकी इमेज यानी कि प्री इमेज यहाँ ना हो। तो यहाँ देखिए फंक्शन है, नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 इस प्रकार से। पहले हम इसमें 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 × 1 + 3, ये 5 आंसर आ जाएगा। और इससे पहले 1 2 3 4 उनका हल हमें नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये सभी प्लस के हैं, यहाँ प्लस दे रखा है तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 4 जो कोडोमेन के एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, तो इसका मतलब सरजेक्टिव तो है नहीं है। और जब सरजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी होना कंपलसरी, उसके लिए क्या होगा, ऑन्टो और 1 होना जरूरी है। जब ऑन्टो ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। ये तो 2 कट के। अब नन ऑफ दीज और इंजेक्टिव में से बात करते हैं। अब आपको पता है कि कोई 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं, उन पे अगर फंक्शन पे रखते हैं उन दोनों को, यदि फंक्शन इक्वल ले लेते हैं तो, और वो दोनों भी जो एलिमेंट है इसके वो दोनों क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 हो जाता है। तो यहाँ हम x1 x2 2 एलिमेंट लेते हैं जिन पर ये फंक्शन दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, n की जगह x2 रखेंगे। इसको हल करने पर हमारे पास क्या मिलेगा कि x1 x2 के बराबर है। जब हम फंक्शन को बराबर लेके चले थे तो एलिमेंट हमने बराबर दिखा दिए, तो ये 1 होता है। इस प्रकार से हम इसको 1 प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड इस प्रकार से है कि जो हमारे पास साइन ये दे रखा है, साइन इनवर्स 2x, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन जो साइन इनवर्स थीटा होता है उसकी जो डोमेन आती है वो क्या आती है, -1 से 1 आती है। कब, इसका मतलब क्या होता है, थीटा जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा। अब थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 2x है, क्योंकि एंगल में क्या दे रखा है, 2x। तो यहाँ से हम इसको -1 to 1 लेंगे, परंतु हमें तो x का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ
-1, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए और इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, तो हमारा क्या x क्या आ जाएगा, हमारा -1/2 से 1/2 आ जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास क्या होगी, जो डोमेन है वो -1 से 1/2 से 1/2 जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस प्रकार से है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0। देखिए 3x3 की जो हम मैट्रिक्स लेते हैं उसकी अंदर की एंट्रीज क्या होती हैं, A11, A12 और A13। इस तरह से यहाँ लास्ट तक कहाँ जाएगी, ये 3 तक जाती है। कुल मिलाकर 9 एंट्रियाँ होती हैं। जब हमारे पास एंट्रियों में 2 और 0 ही भरने के ऑप्शन है, तो जब हम A11 की एंट्री के ऑप्शन की बात करते हैं तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 2। 1 2 पे जब करेंगे उसके लिए ऑप्शन है, तो यहाँ लास्ट जो 9वीं एंट्री होगी उसके लिए भी कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल पॉसिबल जो हमारे पास एंट्री भरने की चॉइस है वो क्या होगी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार, 9 टाइम। 9 टाइम इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर जो 9 हो जाएगी, जिसका आंसर होता है 512। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी का 512 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये है कि डिटर्मिनेंट दे रखा है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स टाइप में होता है परंतु डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क होता है। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको हल करते हैं कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई x² और माइनस का निशान, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 18 दूनी 36, और साथ में ये दे रखा है इन दोनों की मल्टीप्लाई 36, इन दोनों की मल्टीप्लाई -36, 36 से -36 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि ये बराबर का निशान यहाँ दे रखा था, तो बराबर के निशान से हम इसको हल करेंगे। x² -36, 36 उस साइड जाएगा तो x² किसके बराबर आ जाएगा, 36 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो x हो जाएगा और ये प्लस माइनस रूट 36 आ जाएगा। 36 का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +-6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है और वो 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है ए है। आपके पास कहता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए और जितना भी इसका ऑर्डर है उसमें से ए घटा दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही आंसर आएगा। तो इधर इसका जो ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 3x3 की है, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें, ये किस चीज का, साइन लॉग ऑफ x का। देखिए हमारे पास एक PFA टेक्निक है डेरिवेटिव को सोल्व करने की। P का मतलब होता है पावर और F का मतलब होता है फंक्शन और A का मतलब एंगल। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें मिलती हैं तो सबसे पहले हमें पावर का डेरिवेटिव करना है, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। यहाँ पावर तो नहीं है पर फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन का कोस, एंगल ज्यों का त्यों हमारे पास आएगा। फिर डेरिवेटिव हमें किसका करना होगा, हमें एंगल का डेरिवेटिव करना होगा। एंगल में क्या है, log x। तो यहाँ देखिए जो कोस log x है और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट। अभी हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ x, ये साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू कोस x।
जब भी हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के तहत, तो डेरिवेटिव क्या होगा, उस फंक्शन में जो भी हमारे पास वेरिएबल है हम उसके रिस्पेक्ट में पहले वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइड में जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जो हमारे पास e की पावर x है और साथ में क्या दे रखा है, सीकेंट x, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेंजेंट x दे रखा है और dx दे रखा है। e वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हल करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि इसमें ये कहीं कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई फंक्शन दे रखा हो साथ में उसके जोड़ के साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा हो। अगर ऐसा कोई मिलता है तो जब हमारे पास आंसर आएगा वो e के साथ वो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा, ये हमारे पास आता है। तो यहाँ हम यही कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी ढूंढ के लेके आए कि क्या ये बनता है। e की पावर सीकेंट को हम अंदर ले जाते हैं, सेक एक्स प्लस सेक ओ एक्स और टेन एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि जो सेक होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सेक और टेंजेंट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखा है e के साथ, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, e की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो क्या कहता है कि आपके पास इस फॉर्म का है वो कि -a to a एफ एक्स दे रखा हो, तो आपको इसके जब आंसर निकालने होते हैं इसके दो आंसर आते हैं, एक तो 0 आता है या फिर इसका क्या होगा 2 टाइम 0 to a एफ एक्स। 0 कब आता है, जब फंक्शन हो वो ओड हो, और ये कब आता है, जब फंक्शन इवन हो। इवन ओड का मतलब क्या होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल के स्थान पर अगर माइनस रख दीजिए, अगर माइनस फंक्शन आ जाता है तब तो होता है ओड फंक्शन। क्या होता है, ओड फंक्शन। अगर माइनस रखने के बाद ये माइनस को कर जाता है लैप्स, यानी कि खत्म कर देता, तब हो जाता है इवन। अब आपको पता है कि जो साइन है अंदर एंगल में, यहाँ ये फंक्शन के तौर पे साइन पावर 5 है एक्स के साथ। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा वो माइनस का साइन थीटा होता है, और इसकी पावर 5 ओड है तो माइनस क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, क्या आ जाएगा, साइन की 5 थीटा। तो ये ओड फंक्शन आ जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 0 आंसर आ जाता है। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है ये कहता है एरिया इनक्लोज बाय सर्कल। ये सर्कल दे रखा है आपके पास, सर्कल की जो इक्वेशन है ये दे रखी है। जब भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 आए, तो ये हमारे कंडीशन उस जैसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कंडीशन क्या होती है, ये हमारे पास उस सर्कल की कंडीशन होती है जो जिसके सेंटर तो ओरिजिन पे और जिसकी रेडियस ये होती है ए। तो अब रेडियस हमारे पास अगर हम इसको ए स्क्वायर के रूप में लेके चलें तो √2 का स्क्वायर रखेंगे, तो रेडियस क्या आ जाएगी इसकी, √2 आ जाएगी। और √2 आने के बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल के होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पाई, और ये क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 2 पाई, यह आ जाएगा। अगर आपको याद भी करना है जो यहाँ दे रखा है उसके साथ पाई ही लगाना होता है, अगर वो ओरिजिन से सेंटर बनाता है तो क्या होगा, वही आंसर आ जाएगा, केवल इसके साथ पाई जोड़ना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा डी।
प्रश्न संख्या 11 है, वो कहता है ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये फंक्शन है, ये कंडीशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ तो डेरिवेटिव फर्स्ट है, यहाँ डेरिवेटिव क्या है, सेकंड है। तो इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ऑर्डर 2 हुआ। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा है उसकी पावर देखनी होती है हमें। देखते हुए हमें यह भी ध्यान करना होता है कि यहाँ कहीं जो ब्रैकेट में देके यहाँ फ्रैक्शन में ना हो। अगर फ्रैक्शन में होती तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो इसकी डिग्री हो जाता। तो यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है, तो पावर इसकी कुछ नहीं दे रखी तो 1 आ जाएगी। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए अब बात आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकलता है, जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। जैसे ये dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई और क्यू एक्स आता है। इस कंडीशन में जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो आता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। अब इस कंडीशन में एक तो ये अकेली रखनी होती है, तो इसका मतलब ये x यहाँ से गायब करके यहाँ x से डिवाइड, यहाँ भी x से डिवाइड। अब इसमें ढूंढना होता है हमारे पास p क्या है। तो यहाँ जब हम p देखेंगे तो -1/x और ये y, ये p का काम करेगा। तो हमारे पास e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1/x बाहर माइनस और ये dx आ जाएगा। जब हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है, वो आता है log ऑफ x। आगे माइनस है, उसको पावर में ले जाएंगे, क्योंकि m log n का मतलब होता है log n टू द पावर, जो आगे है वो पावर में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर log ऑफ x माइनस 1, ये आपस में कट जाएगा। तो 1/x जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/x। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कहता है, वो कहता है लेट वेक्टर a एंड b सच दैट जो a का मॉडुलस है वो 3 है, b का मॉडुलस क्या है, जो वर्गमूल 2/3 है। a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो जब भी यूनिट वेक्टर की बात आती है तो a क्रॉस b, अगर ये वेक्टर यूनिट देता है तो इसका जो मॉडुलस निकालेंगे हम वो 1 आएगा। और कहता है एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए जब क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं तो साइन थीटा जो इसके साथ a मॉडुलस b मॉडुलस क्या किसके बराबर आता है, a क्रॉस b का मॉडुलस, ये हमारे पास आता है। जब साइन थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, a क्रॉस b का मॉडुलस और डिवाइड बाय a मॉडुलस b मॉडुलस। यहाँ इसका आंसर 1, ये 3 क्रॉस √2 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√2। और साइन का 1/√2 किस पे वैल्यू होती है, ये होती है साइन 45 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45। 45 को पाई के रूप में क्या लिखा जाता है, पाई/4। तो आंसर क्या होगा ये। नेक्स्ट देखिए आगे कहता है इफ वेक्टर a दे रखा है, a क्या है 2i प्लस लैम्डा टाइम j प्लस k, और दूसरा b वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k। ये देख ऑर्थोगोनल का मतलब होता है इनकी जो a डॉट b प्रोडक्ट है वो 0 होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इसका मतलब जो i के कंपोनेंट है उनकी गुना 1 गुना 2, 2 आ गया। लैम्डा j वालों की गुना 2 लैम्डा आ गया, k वालों की 3 आ गया, बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा -5। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2।
ये लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। जब ऑर्थोगोनल कह दिया या परपेंडिकुलर कह दिया तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। देखिए ये कंडीशन आती है कि द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इन स्पेस, स्पेस में जब एक्सिस आती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो तब हमारे पास ये आती है एक्स बाई ए, वाई बाई जीरो और जेड बाई जीरो। तब हम इससे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, वाई भी जीरो आएगी और जेड भी जीरो आएगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आपको पता है दो ही होता है अकेला। पेयर ऑफ डाइस, जब इवन प्राइम नंबर की प्रायिकता निकालते हैं तो 1/6 आ जाएगी। पेयर किया, रोल किया तो 2 आएंगे, 1/6 1/6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/36 हमारे पास आ जाएगा। ये कहता है एक बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लू बॉल्स, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट अभी जब भी हमारे पास ऐसी कोई बॉल निकलती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, जब एग्जैक्टली 1 रेड बॉल निकालेंगे 3 में तो कंडीशन क्या होगी भाई, पहली रेड आ सकती है, दोनों ब्लू आएंगी क्योंकि एक ही निकालनी है, या पहली ब्लू दूसरी रेड तीसरी ब्लू, या ब्लू ब्लू रेड, 3 कंडीशन आएंगी। अब 5 भाग 8 फिर क्या आ जाएगा, 3 भाग 7 विदाउट रिप्लेसमेंट है, फिर 2 भाग कितना आएगा 2 भाग 6 पहले की, दूसरे की 3 भाग 8, 5 भाग 7 और 2 भाग 6, सभी में क्या कंडीशन बन रही है, सेम बन रही है, यानी कि 3 भाग 8, 2 भाग 6 और 5 भाग ये 7 आएगा, ये 6। देखिए जब हम इनको निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों की कैंसिल आउट, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 856 ऊपर 5 और 3 गुना, तो कितना आ जाएगा 15 भाग 56, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या कहता है, 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड आर क्वीन, बोथ कार्ड आर क्वीन, 2 कार्ड निकालने हैं भाई, दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, क्वीन आने चाहिए। क्वीन कितनी होती है 4, 4 भाग 52, तो कटने के बाद 1/13। अब 2 कार्ड निकालने हैं, 1/13 भाग गुणा 1/13, तो जब इसका आंसर निकालेंगे बोथ कार्ड आर क्वीन तो क्या कंडीशन होगी 1/169। अब ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ गए भाई, यहाँ पे हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे हैं, कहता है कि जो इनके अंदर क्या है कि जो ये कंडीशन दे रखी है ए रिलेशन आर, ये दे रखा आर रिलेशन, क्या है आर रिलेशन दे रखा है, डिफाइन सेट ए 1 2 3 4 5 इज रिफ्लेक्सिव। देखिए एक तो सिमेट्रिक होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए निकाला और उसका रिलेशन ए के साथ सेटिस्फाई हो गया, सिमेट्रिक में ए रिलेशन बी आ गया, बी रिलेशन ए आ गया, तो और ट्रांजिटिव में ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी भी मिलना चाहिए। अब ये कहता है कि डिफाइन है क्योंकि इस पे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव पे डिफाइन होगा क्योंकि एक में से एक गया 2 0, तो 2 से छोटा बिल्कुल है, किसी को ले लो 2 से छोटा होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगला कहता है ए रिलेशन ऑन ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, ए और ए रिलेटेड टू बी
एंड बी रिलेटेड टू सी। ये तो ट्रांजिटिव है जी, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इसका मतलब ये तो झूठा है और ये सच है। पहला ट्रू, दूसरा रीजन गलत है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में 90 है। 90 का मतलब है कि ये देखिए, सबसे पहले तो ये एक्स आगे है, एक्स वाई जेड, और इसमें भी एक्स वाई जेड आगे हैं। तो अब क्या करना है हमें, जब ये 90 दे रखा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, इसकी और एक की, 2 और 1 की गुणा की 2 आ गया 5, और यहाँ 2 की गुणा की 10 आ गया, 4 की और 3 की गुणा की 12 आ गया। क्या आ गया, 12 माइनस 12, 0 आ गया आंसर। क्योंकि ये जो लाइन के पैरेलल वेक्टर हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे एक दूसरे के। तो लाइन भी उनके पैरेलल है तो वो भी परपेंडिकुलर एक दूसरे के आएंगे, ये तो बात सही है। अब ये कहता है स्क्यू लाइंस आर लाइंस इन डिफरेंट प्लेन्स सच दे आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन आपको पता है कि स्क्यू लाइन वो होती हैं जो ना ही पैरेलल होती ना ही इंटरसेक्टिंग होती, ठीक है। तो एक तो बात ये कोई और चीज थी, ये कोई और चीज थी। पहला हमारा सत्य था और दूसरा हमारा रीजन गलत है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।